नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। निर्भया के मामले को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश यानी कि 7 दिन का मौका को टाला है, यानी कि 11 तारीख को ही सुनवाई होगी, और इसी बीच पटियाला हाउस कोर्ट ने भी सुनवाई की और उसमें तिबारा यानी तीसरी बार डेथ वारंट जारी नहीं किया, तब से ये बहस शुरू हो गई है कि आखिरकार सारे अधिकार सारे हक दोषियों को ही है क्या। वैसे तो निर्भया की मां बहुत पहले से ये सवाल उठा रही है, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने जो कल कमेंट किया है कि दोषियों को भी जीने का हक है और उनको जितने उनके पास मौके हैं, विकल्प है, उसको आजमाए बिना डेथ वारंट जारी करना पाप होगा। तब से ये पूछा जा रहा है कि क्या सिर्फ उन्हीं को फांसी के फंदे पर चढ़ाना पाप होगा? क्या निर्भया को जिस तरीके से उन्होंने मारा था वो पाप नहीं था? आखिरकार ये अंतहीन सिलसिला कब तक चलेगा? दरअसल पूरी स्टोरी के बैकग्राउंड में जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे जितने भी कानूनी खामियां हैं, जो लैप्सेज हैं, उसका फ़ायदा निर्भया के दोषी उठा रहे हैं। जो लोअर कोर्ट यानी पटियाला हाउस कोर्ट में कल बहस हुई थी, उसमें जो सरकारी वकील यानी जेल प्रशासन की तरफ से इरफान अहमद पेश हुए थे, जो इस बात पे जोर दे रहे थे कि आप डेथ वारंट तीसरी बार जारी कीजिए, और दूसरी तरफ निर्भया के माता पिता की ओर से वकील जितेंद्र झा और सीमा कुशवाहा पेश हुई थी। 3 दोषियों की तरफ से एपी सिंह पेश हुए थे और चौथे दोषी मुकेश की तरफ से बिंदा ग्रोवर पेश हुई थी। खूब बहस हुई, लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने ये कह करके कि विकल्प आजमाए बिना उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाना या डेथ वारंट जारी करना पाप होगा। तब से इसको लेकर के खूब बातें हो रही हैं और बहस हो रही है कि पाप कैसा, इनको मारने में पाप कैसा। बिल्कुल पाप नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से इन चारों दोषियों ने कानून को छकाया है, अदालतों को छकाया है। 16 दिसंबर 2012 की ये घटना है, जबकि पूरी दिल्ली समेत पूरा देश हिल गया था इस घटना से। इसके बाद क्या हुआ कि 13 सितंबर 2013 को कोर्ट की ओर से फैसला आया। लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया, फांसी की सज़ा दी। 13 मार्च 2014 को हाई कोर्ट ने दिया इस पर फैसला, और फिर 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा पे अपनी मुहर लगा दी। इसके बाद खेल असली शुरू होता है। 2017 5 मई 2017 6 नवंबर 2017 को रिव्यू पिटिशन इसमें दाखिल करता है मुकेश, 4 दोषियों में से एक जो है। वैसे 6 दोषी थे, क्लियर कर दूं। एक दोषी राम सिंह जो ड्राइवर था, उसने फांसी लगा लिया था, और जो दूसरा दोषी था वो किशोर था, इसलिए उसके साथ कानून ने दूसरे तरीके का व्यवहार किया। लिहाजा अब 4 दोषी ही कानून को छका रहे हैं। तो 6 नवंबर 2017 को जो है 186 डेज बाद मुकेश ने जो है रिव्यू पिटिशन लगाया, और 9 जुलाई 2018 को खारिज हो जाती है। फिर क्यूरेटिव पिटिशन कितने दिन बाद लगा? 550 दिन बाद मुकेश जो है 9 जनवरी 2020 को जो है क्यूरेटिव पिटिशन लगाता है, और 14 जनवरी 2020 को खारिज हो जाता है। ठीक इसी तरीके से 14 जनवरी 2020 को फिर से ये मर्सी पिटिशन लगाता है, जो कि 17 जनवरी 2020 को खारिज हो जाती है। और इसने इतना ही नहीं, मर्सी पिटिशन जब इसकी खारिज हुई तो इसने 18 जनवरी 2020 को इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के तहत चैलेंज किया, जो कि 29 जनवरी 2020 को खारिज हो। अब बात करते हैं अक्षय की। अक्षय के मामले में भी सेम वही 13 सितंबर 2013 को फैसला आता है, 13 मार्च लोअर कोर्ट का, 13 मार्च 2014 को हाई कोर्ट का, और 5 मई 2017 को आता है फैसला सुप्रीम कोर्ट का। 10 दिसंबर 2019 को ये रिव्यू पिटिशन दाखिल करता है। अब ये देखिए, यहीं पे कानून का मजाक है। रिव्यू पिटिशन अपना लगा दिया था, 5 मई 2017 को फैसला आया था और 6 नवंबर 2017 को लगा दिया था। लेकिन इसने क्या किया कि 950 दिन बाद जो है इसने रिव्यू पिटिशन लगाया, अक्षय ठाकुर ने, और जो कि 18 दिसंबर 2019 को खारिज हुए। 10 दिसंबर 2019 को इसने लगाया था। और फिर क्यूरेटिव पिटिशन इसने 28 जनवरी 2020 को लगाया, जो कि 42 दिन बाद इसने क्यूरेटिव पिटिशन लगाया, जो कि 30 जनवरी 2020 को खारिज हो गई। और 31 जनवरी 2020 को इसने मर्सी पिटिशन लगाया, जो कि 5 फरवरी 2020 को खारिज हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो इसने रिव्यू पिटिशन लगाने में देरी की है वो अक्षय ठाकुर ने 950 दिन बाद। यही सवाल उठ रहा है, 950 दिन बाद, यानी कि 364-65 दिन का एक साल होता है। लगा लीजिए कि लगभग जो है ये 3 साल से थोड़ा सा कम, इतना इन्होंने मजाक उड़ाया है। अब बात करते हैं विनय शर्मा की। 13 सितंबर 2013 को लोअर कोर्ट का फैसला, 13 मार्च 2014 को हाई कोर्ट का फैसला, और 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला, फांसी की सज़ा। फिर जो है 15 दिसंबर 2017 को ये जो जाते हैं रिव्यू पिटिशन में 225 दिन बाद जो है फिर ये
और 9 जुलाई 2018 को ये याचिका इनकी खारिज होती है। यानी कि रिव्यू पिटीशन लगाने में भी इन्होंने बहुत देरी की है। सबसे 49 देरी अक्षय ठाकुर ने की और उसके बाद विनय शर्मा ने जो है 225 दिन बाद लगाया। 8 जनवरी 2020 को ये मर्सी पिटीशन लगाते हैं और 549 दिन के बाद जो है ये इन्होंने मर्सी पिटीशन लगाई और 14 जनवरी 2020 को वो खारिज हो जाती है। और फिर जो है 29 जनवरी 2020 को दाखिल की मर्सी पिटीशन और जो है ये जो है 1 फरवरी 2020 को खारिज हुई। इससे पहले इन्होंने 8 जनवरी 2020 को क्यूरेटिव पिटीशन लगाई थी। अब बात आती है पवन गुप्ता के। तो पवन गुप्ता में भी 13 सितंबर 2013 को लोअर कोर्ट का फैसला, 13 मार्च 2014 को हाई कोर्ट का फैसला और 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 15 दिसंबर 2017 को जो है ये लगाते हैं 225 दिन बाद रिव्यू पिटीशन और जो है वो खारिज हो जाती है 9 जुलाई 2018 को ये खारिज हो जाती है। और अभी तक इनकी तरफ से क्यूरेटिव पिटीशन नहीं आया है और मर्सी पिटीशन नहीं आया है। पवन नाबालिग होने के दावा करने को लेकर के भी कोर्ट को घुमाता रहा। पहले 31 दिसंबर 2018 को खारिज हुआ ट्रायल कोर्ट से इनका दावा, फिर 19 दिसंबर 2019 को पुनर्विचार याचिका इनकी खारिज हुई हाई कोर्ट से और फिर 20 जनवरी 2020 को स्पेशल लीव पिटीशन खारिज हुई सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन खारिज की 31 जनवरी 2020 को। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इन लोगों ने कानून का कैसे मजाक उड़ाया है। अभी तो केंद्र सरकार गई है कि रिव्यू पिटीशन नहीं, क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन के लिए टाइम फ्रेम बना दीजिए। लेकिन जो हम आपको जानकारी दे रहे थे इसमें देखेंगे कि रिव्यू पिटीशन के लिए टाइम फ्रेम होते हुए भी उसका पालन नहीं किया गया। और यही सवाल उठाया था दोषियों के वकील ने कि जब भी हम सुप्रीम कोर्ट के पास गए सुप्रीम कोर्ट ने तो ये ऑब्जेक्शन ही नहीं किया कि आप इतने दिन बाद टाइम बार्ड आए हो, लेट आए हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे नियम कानून नहीं है वहाँ पे भी और जहाँ पे है वहाँ पे भी दोनों जगह इस मामले में लापरवाही हुई है, चाहे जेल अथॉरिटी की तरफ से हुई हो, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से, चाहे प्रदेश सरकार की तरफ से। और अदालतों पे भी उंगली उठ रही है कि आपने इतना मौका इनको क्यों दिया। यही बहस का विषय है और इसी को लेकर के केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है इस मामले में। जितनी देरी होनी थी हो गई, बट आगे के लिए क्यूरेटिव पिटीशन और मर्सी पिटीशन के लिए कोई टाइम फ्रेम बनता है। डेथ वारंट जारी होने के बाद क्या सिर्फ मर्सी पिटीशन का विकल्प रह जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार यही कह रही है। उसके पहले आपको जो करना है, जुडिशियल रेमेडी जो लेनी है वो आप ले लीजिए। यदि नहीं ले पाते हैं तो फिर सिर्फ 7 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा, उसमें आप मर्सी पिटीशन दायर कीजिए। तो इसमें यदि केंद्र सरकार जो लेके गई है अपना पिटीशन, उस पर यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसाइड कर देता है तो बात अलग होगी। अदरवाइज़ तो अभी तक ये स्थिति है कि 950 से लेकर के आप लगभग 1000 दिन आप कह सकते हैं कि इन लोगों ने कानून का मखौल उड़ाया है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।